हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम करें अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्लासेस को करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन। ये टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के सिलेबस का सेकंड लास्ट टॉपिक है, यानी कि एक और टॉपिक आपका होगा। और ये जो टॉपिक है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप, ये जो टॉपिक है, इसी टॉपिक के साथ हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि हम लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। उनको आप ज़रूर देख लें। अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाना है, मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। नहीं तो क्लास को पूरा देखिए, क्लास की लास्ट में ही स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट शो हो जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। भारत स्किल निमी खुद प्रोवाइड कराता है कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लें, इनमें से आपके क्वेश्चंस हम पूछेंगे। ठीक है, अंतर बस इतना होता है कि 500 से 700 क्वेश्चन वो प्रोवाइड करा देते हैं और आपको उसमें से बोलते हैं कि हम 25 क्वेश्चन पूछेंगे। अब यही टास्क बहुत बड़ा टास्क लगता है स्टूडेंट्स को कि इतने सारे क्वेश्चंस में वो 25 क्वेश्चन कौन से होंगे। अब भाई यही बता दिया है कि इनमें से ही पूछेंगे, तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना है पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर जाके मिल जाएगी, नहीं तो लास्ट में स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन है। और गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप के साथ हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पीपल हु आर बोर्न इन वन सेक्स बट दे नो दैट दे बिलोंग टू अनदर सेक्स आर। जो लोग एक लिंग में पैदा हुए हैं लेकिन वे जानते हैं कि वे दूसरे लिंग के हैं, वे किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लोग एक लिंग में पैदा हुए हैं लेकिन वे जानते हैं कि वो किसी दूसरे लिंग से संबंधित हैं। तो आपने सुना होगा ट्रांस पर्सन के बारे में, यानी कि ट्रांसजेंडर्स के बारे में, और स्पेशल पर्सन भी इनको कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, इवन थो रूपा इज हाईली इफिशियंट एट हर जॉब, हर मैनेजर गिव्स मोस्ट ऑफ द फील्ड ट्रैवल रिलेटेड प्रोजेक्ट टू रमेश, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझिए। भले ही रूपा अपनी नौकरी में अत्यधिक कुशल है, लेकिन उसका प्रबंधक रमेश को अधिकांश क्षेत्रीय या यात्री संबंधी परियोजनाएं देता है। यह एक उदाहरण हो सकता है, क्वेश्चन देखिए समझ गए होंगे कि तो एक कंपनी है, कंपनी में रूपा भी काम करती है, ठीक है, रमेश भी काम करता है, रूपा भी काम करती है, रमेश भी काम करता है। रूपा, ऐसा नहीं है कि रूपा उस काम के लिए कुशल नहीं है, रूपा भी कुशल है, अत्यधिक कुशल है, लेकिन उसका जो मैनेजर है, उसका जो प्रबंधक है, वो हमेशा रमेश को ही जिम्मेदारी सौंपता है। होता है ना कि वहाँ मीटिंग होनी है, अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे दिखाओ जाके, अपनी पिच दो जाके वहाँ पे। तो इस तरीके से जो प्रबंधक है वो रमेश को ही भेजता है, रूपा को नहीं भेजता है। लेकिन रूपा भी कुशल है, ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है या फिर कुछ वीकनेस है उसमें, नहीं, वो भी उतनी ही सशक्त है जितना कि रमेश है, बल्कि रूपा अत्यधिक कुशल है रमेश से। लेकिन फिर भी जो प्रबंधक हैं वो रमेश को ज़्यादा मौके देते हैं। तो ये किस चीज़ का उदाहरण कहलाएगा? ये किस चीज़ का उदाहरण होगा? स्टेरियोटाइप, ट्रस्ट, एनर्जी या फिर स्ट्रेस? अब देखिए, आप स्ट्रेस नहीं कहलाएंगे, एनर्जी नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा। एक ये भी हो सकता है कि जो प्रबंधक है उसको रमेश पर ज़्यादा ट्रस्ट है। तो आंसर देखिए क्या होगा? स्टेरियोटाइप। ऑप्शन ए, स्टेरियोटाइप का ये एक उदाहरण है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है, स्टीरियोटाइप का जो मतलब होता है वो होता है रूढ़िवादी धारणा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अजीम वांट टू लर्न डांसिंग एंड चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, इट इज कम्प्लीटली डैश। अजीम डांस सीखना चाहते हैं और लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना चाहते हैं, पूरी तरह से डैश है। ये पूरी तरह से क्या कहलाएगा? देखो, अजीम जो है लड़का है, उसको डांस सीखना है, लेकिन जो होता है ना समाज, वो उसको थोड़ा सा विरोध कर रहा है। तो वही जो अजीम है वो लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से किस तरीके का है? रिलीवेंट है, इरिलीवेंट है, या फिर इम्पॉसिबल है कि हो ही नहीं सकता, अपोजिट है, या फिर ओके है, ओके है, मतलब ठीक है। तो आंसर क्या होगा? जो अजीम है वो डांस सीखना चाहते हैं और वो जो सोच है लोगों की, रूढ़िवादी सोच है, उसको चुनौती दे रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ओके है, मतलब कंप्लीटली ठीक है। ये आंसर क्या होगा? कंप्लीटली ओके। जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब जो इट इज़ कंप्लीटली इरिलीवेंट नहीं होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल ये भी नहीं होगा, इट इज़ अपोजिट ये विरोधी है, नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
4 नंबर क्वेश्चन है डैश कैन लीड टू डिवीजन ऑफ पीपल कम्युनिटीज एंड फैमिलीज डैश कैन। नहीं, क्वेश्चन तो यहीं तक है, ये हिंदी में पता नहीं क्यों हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन है डैश कैन लीड टू डिवीजन ऑफ पीपल कम्युनिटीज एंड फैमिलीज। तो क्वेश्चन क्या है, डैश कैन मतलब डैश लोगों, समुदायों और परिवारों के विभाजन की ओर ले जा सकता है, ये क्वेश्चन होगा। इनमें से क्या है जो लोगों, समुदायों और परिवारों के विभाजन की ओर ले जा सकता है, विभाजन की ओर ले जाएगा, जो लोगों को भी अलग कर देगा, समुदाय को अलग कर देगा, परिवार को अलग कर देगा। तो इनमें से क्या चीज़ है जो लोगों को अलग कर देगा, विभाजन कर देगा उनका। एंगर, देखो गुस्सा हर जगह होता है, ईगो भी हर जगह होता है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी कि विभेदन है, ये लोगों, समुदायों, परिवारों के विभाजन की ओर ले जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदन, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। 5th नंबर क्वेश्चन है व्हेन डिस्क्रिमिनेशन इज डन टू हेल्प समवन इन नीड दैट इज डैश डिस्क्रिमिनेशन। जब किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए भेदभाव किया जाता है तो वह डैश भेदभाव है। हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, सब लोग बोलते हैं कि ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तो जब किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए भेदभाव किया जाता है, मतलब उसमें भी भेदभाव किया जाता है, तो वह भेदभाव क्या कहलाएगा, सिचुएशनल, जेंडर, पॉजिटिव या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हमारा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव भेदभाव होगा। डिस्क्रिमिनेशन कैन मेक अ पर्सन फील, भेदभाव एक व्यक्ति को डैश महसूस करा सकता है। आपके साथ कोई भेदभाव हो तो आपको कैसा महसूस होगा, यही क्वेश्चन है कि आपके साथ अगर भेदभाव होगा तो आपको कैसा महसूस होगा, वीक, डिस्टर्ब, डिवाइडेड या फिर ऑल ऑफ द। तो आंसर होगा डिवाइडेड। आपके साथ भेदभाव किया जाएगा तो आप कैसा महसूस करोगे, डिवाइडेड महसूस करोगे, मतलब आप अपने आप को अलग महसूस करोगे कि हाँ मेरे साथ भेदभाव हुआ है, यानी कि मैं अलग हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ, तभी तो मेरे साथ भेदभाव हुआ है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डिवाइडेड। नेक्स्ट है जूली इज ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यू टू हर स्किन कलर, इट इज़ डैश। जूली को उसकी त्वचा के रंग के कारण अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है, यह डैश कहलाएगा। जूली है वो, उसका जो स्किन कलर है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अलग होगी। डिफरेंट का मतलब बोल सकते हैं कि सीधी सी बात है कि वो काली होगी, काली पे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो वो काली होगी, तो उसको उससे अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो ये क्या क्या लाएगा, डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हरेसमेंट, जेलस या फिर फाइट। तो आंसर होगा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। भाई उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है यानी कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि भेदभाव हो रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। Aja says women are better teacher than men. Sunita stopped her and said that you cannot say something like this because it is. ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। अजा का कहना है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर शिक्षक हैं, यानी कि महिलाएं बेहतर हैं, महिलाएं अच्छी तरीके से पढ़ा लेती हैं, पुरुष इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। सुनीता ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती क्योंकि यह डैश है, क्योंकि यह डैश है। सुनीता ने उसको रोक दिया, रोकते हुए कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती। अब देखिए यहाँ पर सुनीता है यानी कि वो वुमेन है, वुमेन यानी कि लड़की है वो, तो लड़की होते हुए उसने लड़की का विरोध किया है, तो ये थोड़ी सी होता है ना कि बात हजम नहीं हुई, ऐसा है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती क्योंकि यह क्या है, बिकॉज इट इज़। आइडिया है, ओपिनियन है, सजेशन है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है। अब जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेशन ही आएगा, यानी कि भेदभाव ही आएगा। यहाँ पे भेदभाव ही तो हो रहा है, तुलना हो रही है महिला और पुरुष में, यानी कि भेदभाव हो रहा है। सुनीता ने उसे टोकते हुए कहा कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती। तो यही आंसर है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। 9 नंबर क्वेश्चन, इक्वालिटी मीन्स इन द सेम सिचुएशन पीपल हैव द। समानता का मतलब है कि एक ही स्थिति में लोगों के पास, समानता का मतलब है कि एक ही स्थिति में लोगों के पास डैश, सेम राइट्स, सेम स्टेटस, सेम अपॉर्चुनिटी या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो समानता का मतलब होता है कि एक ही स्थिति में लोगों के पास सेम राइट्स हो, सेम स्टेटस हो एंड सेम अपॉर्चुनिटी हो, तभी तो समानता होगी, राइट। नहीं तो आपसे भेदभाव कर दिया जाएगा, राइट। आपको थोड़ा सा अलग फील कराया जाएगा, आपको इग्नोर किया जाएगा, तो वो डिस्क्रिमिनेशन में आता है, यानी कि भेदभाव में आता है। लेकिन समानता का मतलब यही होता है कि सेम राइट्स हो सभी के पास, सेम स्टेटस हो सभी का, सेम अपॉर्चुनिटीज़ हो आपके पास, ठीक है, सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव।
10 नंबर क्वेश्चन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटीज ऑल पीपल मस्ट हैव द सेम राइट्स, दिस इज कॉल्ड। उनकी लिंग पहचान के बावजूद सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, इसे कहा जाता है। उनकी लिंग पहचान के बावजूद, कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा ट्रांसजेंडर के बारे में, तो ये उन्हीं का क्वेश्चन है। सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, इसे क्या कहा जाएगा? अब समान अधिकार की बात आती है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी, यहाँ पे लिंग की बात आ रही है, जेंडर की बात आई है, तो जेंडर इक्वलिटी इसका राइट आंसर होगा। समान अधिकार होगा तो जेंडर इक्वलिटी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, वुमेन एंड मैन आर ऑफन नॉट पेड द सेम सैलरी सेम सैलरी फॉर द सेम जॉब, दिस इज नॉन एज। ये हम सभी को भली भांति हमने वो होता है ना, नोटिस भी किया होगा कहीं ना कहीं, या फिर खुद से किया होगा या फिर कहीं और से किया होगा। महिलाओं और पुरुषों को अक्सर एक ही काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता, इसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। मैं भी नहीं, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। आपने ज़्यादातर जगह देखा होगा कि महिलाओं और पुरुषों को काम तो उतना ही करवाया जाता है, उतने ही घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन महिलाओं को जो वेतन है, जो सैलरी है, वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ी सी कम दी जाती है। तो इसे किसके रूप में जाना जाएगा? अब यहाँ पर देखो, सैलरी की बात आई है, यहाँ पे लिंग नहीं है, जेंडर की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, तो जेंडर गैप मत कर देना, ठीक है? जेंडर गैप मत करना। यहाँ पर वेतन की बात आई है, वेतन में डिफरेंस इन्होंने बताया है कि हम महिलाओं को कम देते हैं, पुरुषों को कम देते हैं, तो यहाँ पर वेज गैप होगा। वेतन का अंतर यहाँ पर इसमें वेतन के रूप में जाना जाता है, वेतन अंतर के रूप में इसे जाना जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, नीना इज बोर्न एज डिफरेंटली एबल्ड, हर टीचर मस्ट ट्रीट हर डैश। नीना दिव्यांग के रूप में पैदा हुई है, उसके शिक्षक को उसके साथ डैश व्यवहार करना चाहिए। अब दिव्यांग पैदा हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। अब टीचर है, टीचर जैसा करेंगे वैसे ही जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो करेंगे, तो इसी वजह से क्वेश्चन में टीचर लिखा है, शिक्षक लिखा है। शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? भाई जैसे शिक्षक व्यवहार करेंगे वैसे ही जो उसके क्लासमेट है वैसा व्यवहार करेंगे, जैसे टीचर करेंगे वैसे ही क्लासमेट करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? डिफरेंटली, अनइवल, इक्वलिटी या फिर अनलाइक। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप समझ गए होंगे कि दिव्यांग हो या कोई भी जेंडर हो या फिर दिव्यांग हो या फिर कुछ भी हो, शिक्षक को आप स्कूल में हैं, बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ एक ही इक्वल व्यवहार करना चाहिए, ठीक है? कैसा? इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? इक्वलिटी, समान व्यवहार। ये साथ ही साथ नहीं, समान व्यवहार, समान, इक्वलिटी। नेक्स्ट है, अनीता एंड हर पार्टनर आर पेड द सेम सैलरी फॉर द सेम जॉब, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। अनीता और उसके साथी को समान नौकरी के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाता है, यह डैश का एक अच्छा उदाहरण है। अभी हमने पहले क्वेश्चन था पिछला, उसमें हमने पढ़ा था कि जो महिलाएं और पुरुष हैं, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है पुरुषों के मुकाबले, तो जो गैप होता है वो कहलाएगा वेज गैप, यानी कि वेतन का अंतर यहाँ पर कहलाएगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अनीता और उसके साथी को समान नौकरी, मतलब एक ही नौकरी करते हैं और एक ही वेतन मिलता है, तो ये किस प्रकार का एक उदाहरण है? अच्छा उदाहरण है। जेलिसी तो नहीं होगा, जेंडर इक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्टेरियोटाइप, तो आंसर होगा जेंडर इक्वालिटी का, आंसर बी होगा। वर्क प्लेस इज अ प्लेस वेयर एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स आर hired and they work in a safe and respectful environment, this is an example of। कार्यस्थल एक ऐसी जगह है जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है और वे एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में काम करते हैं, यह डैश का एक उदाहरण है। क्वेश्चन समझ गए? एक कोई भी कंपनी है, वहाँ पर अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, काम करते हैं, तो वो जो कर्मचारी होते हैं वो वहाँ पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में काम करते हैं, ठीक है? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, कंपनी की तरफ से सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, और जो कोवर्कर्स है वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो ये वातावरण है उस कंपनी में। तो यह किस प्रकार का एक उदाहरण है? डाइवर्सिटी, थॉट्स, इमोशंस या फिर आइडिया, तो आंसर हमारा होगा डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता। एक ही क्लास में, इसी क्लास में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन, ठीक है? तो अभी क्लास में बने रहें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में ही बोला है कि जब निमी ने आपको
प्रोवाइड भारत स्किल ने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, सारे के सारे बोल दिया है कि इतने क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें से ही आपके 25 क्वेश्चन हम पूछेंगे। जब आपके पास ऑप्शन है, अब आपको होगी कि अरे इतने सारे क्वेश्चन क्यों पढ़ना जब 25 क्वेश्चन ही आएंगे। अब आपको इसमें भी आलस है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बस इतना आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो निमी प्रोवाइड कराता, भारत स्किल प्रोवाइड कराता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। ये बात आप ध्यान से सुन लें और समझ लें। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। कन्फ्यूज़न वैसे आपके सारे मैंने क्लियर कर दी हैं। क्वेश्चन की बात आती है तो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। भले ही कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको सारे क्वेश्चन करने ही करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। लैंग्वेज अगर दूसरी आती भी है, वैसे नहीं आएगी, आती भी है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इतना सिंपल सब्जेक्ट है कि आप उसको ईजिली पूरी इंग्लिश में भी कर सकते हो, इतने सिंपल है। और आपको बता भी दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जो हम क्लासेस में करवाते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके 50 में से 50 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, ये पूरा आपके ऊपर है, ये क्वेश्चन इतने नंबर आपके ऊपर हैं पूरे। आपको पता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसलिए 50 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर का होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, वो पूरा आप पे डिपेंड कर रहे हैं। बाकी जो स्टडी मटेरियल है, सारे क्लासेस हैं, सारे क्वेश्चन हैं, वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये नंबर भी पास होना ना होना वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को ले रहे हो, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्स, जेंडर, कास्ट, क्लास, कल्चर, एज, फिजिकल अपीयरेंस, एजुकेशन एबिलिटीज मस्ट फील। अलग अलग लिंग, जाति, वर्ग, संस्कृति, उम्र, शारीरिक बनावट, शिक्षा, क्षमताओं के लोगों को डैश फील कराती है। किस तरीके का फील कराती है? देखो अलग अलग लिंग, जाति, वर्ग, संस्कृति। देखिए इंडिया में अलग अलग जाति हैं, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग संस्कृति है, शारीरिक अलग अलग बनावट है, किसी के पहनावा अलग है, राइट। असम वगैरह में जाओ तो थोड़ा सा अलग पहनावा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, कहीं पर जो क्वालिफिकेशन का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश में तो सही है, ठीक है। जो निचले स्तर के जो स्टेट्स हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन का एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये लोगों को कैसा फील कराती? अनसेफ एंड वरीड, सेफ एंड रिस्पेक्टेड, अनसेफ एंड बुल्ड, या फिर थ्रेटनेस एंड पुलिस्ड। तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग स्टेट में अपने अपने तरीके से रह रहे हैं तो वो सेफ एंड रिस्पेक्टेड फील करते हैं। तो आंसर क्या होगा? सेफ एंड रिस्पेक्टेड। अलग अलग, अब जैसे अपनी इंडिया की बात हो रही है तो अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग जाति के साथ अपनी अपनी, अलग अलग स्टेट में होते हैं ना पर्टिकुलर कास्ट, ठीक है, अलग अलग वर्ग, अलग अलग संस्कृति के साथ रहते हैं, अपनी अपनी संस्कृति। देखो कोई इंसान अपनी संस्कृति के साथ रहेगा तो वो सेफ भी, रिस्पेक्टेड भी फील करेगा, ठीक है। अपनी अपनी शारीरिक बनावट या अपने अपने पहनावे के साथ रहेगा तो वो सेफ एंड रिस्पेक्टेड फील करेगा। आप जैसे किसी दूसरे उसमें चले जाओ, दूसरे वर्ग में या फिर दूसरी संस्कृति में या फिर दूसरे जो पहनावा है उसमें आप चले जाओ तो आप थोड़ा सा अनसेफ फील करोगे, राइट। तो यही क्वेश्चन है, सेफ एंड रिस्पेक्टेड होगा इसका राइट आंसर। सब लोग अपनी अपनी संस्कृति में, अपनी अपनी जाति और वर्ग में सेफ और रिस्पेक्टेड फील करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, आ डाइवर्स वर्क प्लेस इंक्रीजेज। एक विविध कार्यस्थल डैश बढ़ाता है। एक जो डाइवर्स वर्क प्लेस है यानी कि विविध कार्यस्थल है वो क्या बढ़ाता है? प्रोडक्टिविटी, वर्कलोड, स्ट्रेस या फिर टेंशन। अब जो डाइवर्स वर्क प्लेस होते हैं वो हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उत्पादकता को बढ़ाते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। Tanvi's team has many barriers to having a diverse workforce. This may lead to। तन्वी की टीम के पास विविध कार्यबल होने के लिए कई बाधाएं हैं, इससे डैश हो सकती है। तन्वी की टीम के पास विविध कार्यबल होने की कई बाधाएं आ रही हैं, इससे क्या हो सकता है? स्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, पीस या फिर प्रोडक्टिविटी। तो देखिए बाधाएं आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे यानी कि विरोध भी हो सकता है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मीना इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर कॉलेजेस इन इंग्लिश, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मीना अपने सहकर्मियों, क्वेश्चन हाँ कलीग है, मीना इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर कलीग इन इंग्लिश, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मीना अपने, मैंने सहकर्मी देखा तब पता चला कि कलीग लिखा है। मीना अपने सहकर्मियों से अंग्रेजी में बात करने में सहज नहीं है, यह डैश का एक उदाहरण है।
अब सहज नहीं है तो ये एक डैश का उदाहरण है। हमने स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो ये सेम वही क्वेश्चन, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि जो मीना है वो अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रही है, तो उसमें देखिए किस तरीके का बैरियर हो जाएगा, कम्युनिकेशन, यानी कि बात करने में उसको दिक्कत आ रही है, तो कम्युनिकेशन बैरियर का यहाँ पर एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। वो अंग्रेजी में बात करने में सहज नहीं है, अपने कलीग के साथ अंग्रेजी में बात करने में सहज नहीं है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा कम्युनिकेशन बैरियर। 90 नंबर क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग पीपल विद रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी इज कॉल्ड। सम्मान और सहानुभूति वाले लोगों को शामिल करने के अभ्यास को कहा जाता है। सम्मान और सहानुभूति वाले लोगों को शामिल करने के अभ्यास को क्या कहा जाता है? उत्पादकता, संघर्ष, संवर्धन या फिर लिंग। सम्मान और सहानुभूति, ये ध्यान रखिए, सम्मान और सहानुभूति लोगों को शामिल करने के लिए अभ्यास को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इंक्लूजन, यानी कि उत्पादकता। एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट इज नीडेड फॉर हैप्पीनेस एंड डैश एट वर्क। काम पर खुशी और डैश के लिए समावेशी वातावरण की आवश्यकता होती है। काम कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पर खुशी और किस चीज़ के लिए? समावेशी वातावरण की आवश्यकता होती है। एक तो खुशी हो गई, दूसरी क्या चीज़ है जिसके लिए एक समावेशी वातावरण की आवश्यकता होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ग्रोथ। खुशी यानी कि हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। 21st number question, inclusion in a workplace happens whenever member of the company gets the same dash at work। कार्यस्थल समावेश तब होता है जब कंपनी के प्रत्येक सदस्य को काम पर समान डैश मिलता है। अब देखिए, कार्यस्थल पर समावेश तब होता है, देखिए कार्यस्थल पर सबको समान वेतन मिलेगा, सभी को समान फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो यही क्वेश्चन है, कंपनी के प्रत्येक सदस्य को काम पर समान डैश मिलता है तभी समावेश होता है। समावेश के लिए क्या समान होना चाहिए? चेंजेस, कल्चर, न्यूट्रिशन या फिर एज। तो आंसर हो जाएगा चांसेस, संभावना। मैंने चेंजेस पढ़ा, सॉरी, चांसेस, संभावना। जब लोगों को समान संभावना मिलती है, जैसे होता है ना कि बोल दिया जाता है कि प्रमोशन उन्हीं का होगा जो ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर लेंगे या फिर पहले कर लेंगे या फिर बिना कोई गलती की कर लेंगे, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सभी के लिए, जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो सभी के लिए। ऐसा नहीं कुछ पर्टिकुलर लोगों को बोल दिया कि तुम लोग ऐसा काम करो, अगर ये कर लेते हो तो हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, ऐसा नहीं है। मैनेजर ने क्या किया है कि पूरे कंपनी में जितने लोग थे उनको समान मौका दिया है, सभी को बोला है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट करते हो, जैसे आप कोई कार की कंपनी ले लो और कार में बोल दिया है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, कार में कुछ नया कुछ ऐड करते हो जो अच्छा लगे और काम भी करे, लाइफ लॉन्गर हो, तो ऐसा कुछ करो तो आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो ये सभी के लिए है, तो ये समान होगा। तो आंसर क्या होगा? चांसेस सभी को मिलेंगे तभी एक समावेश होगा कार्यस्थल पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, सुबीर वांट टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स एट द वर्क प्लेस, दिस शोज दैट ही इज। सुबीर सभी त्योहारों को कार्यस्थल पर मनाना चाहता है, इससे पता चलता है कि वह है। सुबीर जो है, जो फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं या फिर जो वो मनाता है, घर पे नॉर्मल लाइफ में मनाता है, तो वो कार्यस्थल पर भी वही फेस्टिवल्स मनाना चाहता है। तो इससे पता चलता है कि जो सुबीर है वो किस तरीके का है, सम्मिलित है, फलप्रद है या अनुशासित है या फिर अनुचरित है। तो आंसर होगा इंक्लूसिव है, यानी कि सम्मिलित है, मनाना चाहता है, सभी त्योहारों को मनाना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ मनाना चाहता है। तो इससे दर्शाया जाता है कि जो सुबीर है इंक्लूसिव है, यानी कि सम्मिलित है, सम्मिलित रहना चाहता है, सभी के साथ मिलकर रहना चाहता है। इसी के साथ, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा जो टॉपिक है क्लास नंबर 19 ये कंप्लीट होती है, ठीक है। और उसके बाद क्लास नंबर 20 से हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। ये टॉपिक है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप, ठीक है। गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप ये हमारा टॉपिक होगा। ये 2 से 3 हाँ, क्लास नंबर 20 एंड क्लास नंबर 21 में, इतने में ही हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी टॉपिक के साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। और जहाँ बात करें कोपा थ्योरी की, यहाँ पे कोपा थ्योरी के भी स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है। तो कोपा थ्योरी की अगर बात करें तो आपको हम बता दें, क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास तो हमने कल की ही थी, ठीक है। और आगे हम क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 करेंगे। उसके बाद MySQL के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
माई एसक्यूएल के क्वेश्चन करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, पाइथन के क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। और माई एसक्यूएल के साथ जो सिलेबस है कोपा थ्योरी का, वो भी हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपका रिवीजन ही रिवीजन रह जाएगा। अगर आप क्लासेस में पहली बार आए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, उनको आप ज़रूर देख लें। और जिसको अभी तक ये नहीं पता है कि हमारे एग्ज़ाम है कब से, प्रैक्टिकल कब से है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रैक्टिकल के बारे में आपको जल्दी ही बताएंगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स के बारे में जल्दी बताएंगे, और एग्ज़ाम कब से है ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, वहाँ से आप सभी क्लासेस देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी हैं। और रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर आपने पहले से देख ली हैं तो रिवीजन में आप कर सकते हैं।